ने पढ़ा नहीं था, सिर्फ यहाँ तक अपन ने छोड़ दिया था। अपन ने इसको यहाँ तक पढ़ के छोड़ दिया था, सॉलिड के टाइप्स तक। अपन ने सॉलिड के टाइप तक छोड़ दिया था। अब अपन सेकेंड लेक्चर में क्या देखेंगे, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कि थिकनेस या थिकनेस बोल दो या हार्डनेस बोल दो, कुछ भी मतलब, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन होता है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे ना, जब उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो आएगा अपना एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अपन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो पहला अपने को कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आएगा क्वांटिटेटिव डाइल्यूट। अब यहाँ पे दो चीज़ समझना, जो कंसंट्रेशन होगी ना, आपको दो चीज़ मिलेगी, एक मिलेगी कौन सी, डाइल्यूट, और एक कैसा मिलेगा, कंसंट्रेटेड। ये दोनों कंसंट्रेशन ही है। जब तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कभी देखोगे, मैं बोल देता हूँ डाइल्यूट H2SO4, कभी बोल रहा हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब कि आप ये मानिए कि यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सोल्यूशन बहुत पतला होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा शरबत। और कंसंट्रेटेड मतलब कि गाढ़ा सोल्यूशन, चाशनी। यहाँ पे आपका क्या होगा कि सॉल्वेंट तो उतना ही रहेगा, यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यदि हो जाती है तो हम बोल देते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब कि गाढ़ा सोल्यूशन यहाँ पे, और ये वाला जो होता है बहुत पतला सोल्यूशन जो होता है, तो हमारा क्या होता है, डाइल्यूट। तो अपने को देखो दोनों में ही क्या मिला हुआ है, मोल। दोनों में क्या मिला हुआ है, है ना, मोल मिला है सॉल्यूट की। अब यहाँ पे यदि ये मतलब डाइल्यूट है, मतलब कि यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, और कंसंट्रेटेड है तो मतलब क्या ज़्यादा है, सॉल्यूट। डाइल्यूट है तो सॉल्वेंट ज़्यादा है, और कंसंट्रेटेड है तो मतलब सीधी सी बात है, एक गिलास पानी में यदि आप 20 चम्मच शक्कर मिला दिए तो जो सोल्यूशन बनेगा कंसंट्रेटेड, और एक गिलास पानी में आपने सिर्फ 1 चम्मच शक्कर मिलाया तो जो बनेगा कैसा बनेगा, डाइल्यूट। समझ में आया? मतलब कि हम यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और यूज कर सकते हैं, तुम लोगों को यदि याद हो तो कंसंट्रेटेड को हम बोल सकते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसको बोल सकते हैं हाइपोटोनिक। थोड़ा सा लेवल मिलेगा, चीज़ें नहीं मिलेंगी। थोड़ा तुम ऐसे शिफ्ट हो ना, उसका चेहरा नहीं दिख रहा, ठीक है। लेवल थोड़ा मिलेगा। थ्योरी में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थ्योरी न्यूमेरिकल वाले बहुत कम आते हैं, तो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। तुम्हारे कॉपी में जितने क्वेश्चन आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन तुम्हारे मेन एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि मेन एग्जाम में कहाँ से आते हैं, NCERT, कुछ ऑफिशियल बुक्स होती हैं। सारा का सारा मटेरियल मैंने क्या कर दिया, रेडी करवा दिया हूँ। पूरे के पूरे क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेटेड। अब कंसंट्रेटेड में हमारा देखो हो गया पहले क्वांटिटेटिवली। अब क्वांटिटेटिवली को हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले मास परसेंटेज, देन वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इनको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को हम फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं कि क्या था रियल में, तो अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। चल हाँ, अब हमारा पहला था जो हम कंसंट्रेटेड को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो पहला था बेटा हमारा मास परसेंटेज। वैसे मेरे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार सुन लो। मास परसेंटेज को हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं W/W। क्या बोल सकते हैं, W/W। अब मास परसेंटेज के हम दो केस लेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या बोलेंगे अपन, केस फर्स्ट बोलेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा, मास परसेंटेज
ऑफ ए। अब मास परसेंटेज ऑफ ए, तो मैंने बोला था जिसका मास परसेंटेज लेना है उसका मास अपॉन टोटल मास। तो हम यहाँ को किसका मास परसेंटेज ए का ले रहे हैं, तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। क्लियर। यहाँ पे आपका केस सेकेंड क्या हो जाएगा, तो केस सेकेंड हम ले रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, और हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो मास परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी वाले डाटा हैं थोड़ा टफ कर देते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट और बाकी चीज़ें बहुत इजी हैं। तो ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ए और ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ बी। अब इसी का हम देखेंगे क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। तो सेकेंड हमारा हो जाएगा क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। तो सेकेंड यदि हम वॉल्यूम परसेंटेज लेंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज के भी दो केस है ना, केस फर्स्ट, वॉल्यूम परसेंटेज के भी दो केस। केस फर्स्ट मतलब कि V बाई V परसेंटेज है ना, ये हम वॉल्यूम परसेंटेज को V बाई V भी बोलते हैं, कैपिटल V अपॉन स्मॉल v। तो V बाई V के यदि हम केस फर्स्ट लें तो वॉल्यूम परसेंटेज फॉर सॉल्वेंट, और वॉल्यूम परसेंटेज फॉर यदि हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, मतलब किसकी बात करेंगे, B की, A की सॉरी, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा A। अब कुछ नहीं, देखो V बाई B ऑफ A इक्वल टू जिसका वॉल्यूम परसेंटेज उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। केस टू अपने को क्या लेना है, V बाई V इक्वल परसेंटेज फॉर सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा B। तो वॉल्यूम परसेंटेज बहुत इजी है, वॉल्यूम परसेंटेज फॉर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके इसलिए हम फास्ट करवा रहे हैं। तो इसका ये हो जाएगा हमारा क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज के बाद क्या आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम बाई मास। क्या था, थर्ड था वॉल्यूम बाई मास, वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही केस बना दो है ना, एक ही केस बना दो, तो हमारा हो जाएगा क्या, वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए। कोई सा भी कंपोनेंट मान लो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हम लिक्विड को सॉलिड में मिला रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, इसलिए मैंने क्या बोल लिया, कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, V बाई M परसेंटेज हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए वॉल्यूम अपॉन टोटल मास। कैसे, सबसे पहले याद रखना यहाँ पे यदि आपको वॉल्यूम वाले में कुछ कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा, जैसे अपन ने कोई सा एग्जांपल ले लिया, अपन ने कोई सा एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेने के बाद आप जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि आप आटे में पानी मिला रहे हो, तो पानी को वॉल्यूम है वो, और आटे में मिलाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप आटे में पानी को मिला दोगे तो टोटल मास लिखोगे, लेकिन आप मिलाए क्या थे, वॉल्यूम। हेलो, नहीं समझ में आया है ना। आप जब इसकी बात करोगे तो देखो ऊपर तो आपने वाटर का वॉल्यूम रख दिया, लेकिन नीचे तो टोटल वेट में तो WA प्लस जो भी कंपोनेंट होंगे सबको वेट में कन्वर्ट करोगे ना। तो सबको वेट में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई हिंट दिया होगा, या तो मोलैरिटी दिया होगा या तो डेंसिटी दिया होगा, वहाँ से आपको किस में कन्वर्ट करना है, मास में। क्लियर हुआ। चलिए इनटू 100 तो होगा ही होगा, यहाँ पे जो भी दिया होगा उसको ज़रूर लेना है। क्लियर हुआ। ये 12th के लिए जो आपको थ्योरी लिखना है, थ्योरी कल लिख लिया था ना इसका,
इसलिए समझने के लिए ये है, ये अपने को नीट लेवल का सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए मैं करवा रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद अपना क्या आया था, इसके बाद ये तो सो गया। हाँ, मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज। नेक्स्ट नंबर 4 है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब ppm किसके लिए वो समझना है। तो ppm फॉर कंपोनेंट A अपॉन टोटल कंपोनेंट इंटू 10⁶ समझना। इसको ना ppm समझने में थोड़ा ज़्यादा दिमाग चाहिए। तो आप समझिएगा कि यदि हमने बोला ppm इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶। यदि आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हो, ppm इक्वल टू VA अपॉन VA प्लस BV इंटू 100। लेकिन आपके बुक्स वगैरह में ppm को सीधे ऐसा बोलता है, ppm इक्वल टू एनी कंपोनेंट या कंपोनेंट फर्स्ट या सेकेंड अपॉन टोटल कंपोनेंट इनटू 10⁶। इन तीनों फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं, तीनों फार्मूले 100% सेम है। अब समझना, पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या, 10⁶ मतलब कितने लाख। अब समझना, मान लीजिए आपका ये एक कोई सब्सटेंस है या मैटर भी बोल सकते हो, ये कोई सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस का ppm निकालना है, मतलब कंसंट्रेशन निकालना है। ज़्यादातर तुम लोग यदि देखते होगे जो ppm की वैल्यू होती है, जैसे अपन DDT की जब हम खेत में दवाइयाँ डालने जाते हैं ना, तो दवाई की शीशी में लिखा रहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितने % ppm, सल्फ्यूरिक एसिड ppm, जो भी बोल्डेक्स, जो भी उनका मटेरियल केमिकल्स रहते हैं, वो सारे केमिकल्स किस में लिखे रहते हैं, ppm में। एक तुम लोगों ने उसमें इकोलॉजी में एग्जांपल पढ़े होंगे कि जो बर्ड्स होते हैं तो DDT वाला पानी पीते हैं तो उनकी बॉडी में इतना इंसेक्टिसाइडस जो मतलब केमिकल्स होते हैं उनकी बॉडी में इतने ppm चला गया। मतलब ppm बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। मतलब कि आपने यदि 1 लीटर पानी में शक्कर के 2-3 दाने डाल दिया तो आपको कंसंट्रेशन पता करना है। तो नॉर्मली तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 हाइपोटोनिक मान लेते हैं नॉर्मली। लेकिन अब कोई यदि अपने को यहाँ पे उसकी भी कंसंट्रेशन पता करना तो हम क्या यूज करते हैं, ppm मतलब कि जब हम किसी एक कंपोनेंट को 10 लाख पार्ट में डिवाइड करें और किसी एक पार्ट का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ppm। जैसे मान लो आपने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया और 100 ग्राम क्या ले लिया, शुगर। अब उस 100 ग्राम शुगर को आप 10⁶ में डिवाइड कर दो और एक पार्ट को उस पानी में डाल दो, देन उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो। समझ में आ गया। तो ये होता है अपना क्या, ppm। मतलब ppm से हम बहुत छोटी क्वांटिटी का कंसंट्रेशन भी पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ppm तुम लोग नहीं लिखे थे ना, ppm नहीं लिखे थे, उधर पे जाओ वहाँ लिखो ppm, नोट करो। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इंटू 10⁶ अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सोल्यूशन। अब देखो अपने को क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन, है ना। तो अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। समझना, मोल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी तो इजी लग रहा है, अभी मोल फ्रैक्शन इजी लग रहा है, लेकिन जब हम क्या पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ तो वहाँ भी मोल फ्रैक्शन आएगा। तो यदि मैं बोल दिया मैं हाँ ये इतना है तो रियल में ये इतना ही है,
12th के लिए रियल में ये इतना ही है, मतलब मोल फ्रैक्शन यानी कि आप देखोगे XA प्लस XB इक्वल टू 1। लेकिन ये कैसे आया, कहाँ से आया, अपने को इसका पूरा का पूरा समझना है, क्योंकि मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस आ रहे हैं थ्योरेटिकल, और यदि क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आ रहे हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए क्लियर। पता है तुम लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना ज़्यादा टफ होता है कंपेयर टू न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल में डाटा गिवन है, लिखो और आंसर। अब पूरी केमिस्ट्री का सबसे अच्छी बात है, कोई भी चैप्टर ले लो 3 फार्मूले से ज़्यादा नहीं है, कोई से भी चैप्टर ले लो 3 फार्मूले से ज़्यादा हो तो बता दो। अभी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया, क्या था, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। फिर क्या केमिकल काइनेटिक पढ़ाया, क्या था, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस जो भी था A अपॉन A माइनस एक्स, वो सब उसी से आए। और कौन सा पढ़ाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोई फार्मूला नहीं था, वही कोल लॉस वाला था एक अच्छा सा। और नाइनेस्टिक क्वेश्चन, कोई फार्मूला है वो, मान लो फिर भी गिन लो 2 हो गए। मोल कॉन्सेप्ट एक ही फार्मूला, मतलब पूरी केमिस्ट्री में यदि तुम लोग चाहो तो बहुत आराम से 45 में 43 42 क्वेश्चन सही कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना, थ्योरी बहुत अच्छे से कर लो। थ्योरी करने का कोई ज़्यादा इस बार तुम लोगों को दिक्कतें नहीं आने वाली, क्योंकि इस तरह से पूरा का पूरा तुम लोगों को मैं नोट्स दूंगा। जितना इम्पोर्टेंट नोट्स में है, जितने NCERT के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे नोट्स में एरो बना के लिखा हुआ है। तो जो सीट दूंगा ना, उसके एक एक पॉइंट तुम याद कर लो। तुम सबको पता है 3 से 4 साल लगातार क्या हो रहा है, 3-4 साल में लगातार क्या हो रहा है, NCERT। फिजिक्स देखो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री देखो तो केमिस्ट्री, बायो देखो तो बायो, तीनों में NCERT आ रही है। कुछ नहीं करना, जितना मैं यहाँ पे तुमको, जैसे मैंने सोल्यूशन पढ़ा दिया, पूरा सोल्यूशन हो गया, मैं जो क्वेश्चन किया उनको कर लो। अब मन में एक ऐसा आ सकता है कि अरे यार सर तो वो क्वेश्चन दे दिए जो क्लास में करवाए हैं, वही लॉजिक के दे दिए, ख़त्म, तो वो तो हमसे बनेंगे नहीं। तुम मेरे पढ़ाने के बाद कोई सी भी बुक ट्राई कर लो, यदि आप 500 क्वेश्चन करोगे ना किसी भी बुक के, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे लॉजिक में हो सकता है ना हो। अलग अलग राइटर का मतलब क्या होता है, कुछ तो अलग देगा ना, समझ गए। तो इतना लगभग 0 है, मतलब हाइपोटोनिक समझ गए ना, इतना चलेगा। बाकी जितना कॉपी में करवाता जा रहा हूँ, करते जाओ, बहुत मज़े आने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सब लोग पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। मोल फ्रैक्शन पहले था, चलो मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपने को देखना है पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन फॉर ए, या मोल फ्रैक्शन फॉर ए, या यदि आपको ऐसा मिलता है मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट फर्स्ट, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 ही तो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तुम लोगों में तो ज़्यादा तो अभी मिला नहीं रहे हैं, तो या तो आपको NCERT में बोलेगा कंपोनेंट फर्स्ट, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यदि हमने ए बोल दिया, यदि हमने क्या बोल दिया ए, तो आप क्या मान के चलोगे अपने आप, इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो यदि मैंने बोला कि यार हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हमको चाहिए XA, क्या चाहिए। अब यदि हमको XA चाहिए तो XA क्या होगा, तो मैंने बोला था जिस चीज़ का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो यदि आपको A का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो A का मोल अपॉन, यस, तो A का मोल अपॉन Na प्लस NB, ये हो गया A। लेकिन आपको कभी भी मोल नहीं देता वो, आपको कभी भी मोल नहीं देगा। जब भी आपसे न्यूमेरिकल करने के लिए बोलेगा ना, तो आपको वेट देगा,
तो आप इस वेट से क्या निकाल लोगे, आपको गिवन करेगा जब आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करोगे तो आपको डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कभी भी मोल नहीं देगा, आपको क्या देगा, वेट। जब आप वेट देगा तो मोल का फार्मूला लगा लेना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ से मोल निकाल लोगे, इन मोल को यहाँ पुट कर दोगे। कभी कभी क्या होता है आपको वो वेट भी नहीं देता, कभी कभी वेट नहीं देता और क्वेश्चन टफ करके आपको मोलरिटी दे देता है। आगे करवाए थे क्या कहता है, कभी कभी आपको मोलरिटी दे देगा। यदि मोलरिटी देगा तो यहाँ से हम मोल कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इक्वल टू होता है n अपॉन बी, मोल पर वॉल्यूम इक्वल टू मोलरिटी। तो मोल क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू बी, तो यहाँ पे आपका मोल हो जाएगा m इंटू बी। समझ गए, आपको डायरेक्ट मोल नहीं देगा न्यूमेरिकल में, आपको वो छकाएगा। मान लो बहुत होशियार है वो सामने वाला, और ना उनने क्या किया पता है आपको, इस बार ना तो वेट दिया और ना ही मोलरिटी दिया, तो और क्या दे सकता है भाई, और क्या दे सकता है, मोल निकालने के लिए और क्या हिंट दे सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे सकता है, आपको वॉल्यूम दे सकता है। मतलब वो सारे तरीके, यदि क्वेश्चन टफ है तो अपने दिमाग में वो सारे तरीके लाना जहाँ जहाँ से आप मोल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, मोल। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड है अपना केस 2 XB मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो B मतलब सॉल्यूट, यहाँ तो आपको बोल देगा कंपोनेंट सेकेंड, तो यहाँ पे आप लिख दोगे XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। हो गया B का मोल फ्रैक्शन। सेम चीज़ है, जहाँ पे जैसे आप यहाँ पे मोल निकाले थे, सेम टू सेम आप यहाँ पे भी मोल निकाल सकते हो। सेम, कोई लॉजिक नहीं है सारे। देखो वैसे तो आपको 90% केस में वेट ही देता है, 12th लेवल तक वेट ही देगा, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन अच्छे टफ करेगा ना तो क्या देगा। देखो क्वेश्चन टफ और इजी कब होता है, यदि आपसे बनता है तो वो है इजी, नहीं बनता तो वो है टफ। आपने क्वेश्चन में दिमाग लगा लिया तो इजी, और यदि आप वेट में अटके रह गए ना तो गए, क्योंकि इंडिया का 99% बच्चा वेट वाला लॉजिक तो लगाता है। मोल से ही, यदि मोल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन एक इजी बनता है, एक क्वेश्चन टफ बनता है। फार्मूला तो सेम है, फिर इजी और टफ में क्यों डिवाइड कर दिए, क्यों डिवाइड किए, क्योंकि वहाँ पे हमको थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब कुछ डायरेक्ट ना दे के कुछ घुमा की चीज़ें दे देता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, टफ। तो याद रखना, ठीक है। चलो नोट कर लो फार्मूला। आओ अब हम देखेंगे इसका मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। देखो कितना भी ट्राई करो, हम तो नॉर्मलिटी तक पढ़ा के ही छोड़ेंगे आज, चाहे तुम लोग मन से पढ़ो चाहे बिना मन से, ठीक है। आओ, हाँ आज सारे नहीं, आज पार्ट फर्स्ट, जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल आज न्यूमेरिकल भी करेंगे, 7 तो करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। मतलब जितनी स्लाइड बनी उतना तो पढ़ाऊँगा। उसके बाद कल जो है, मतलब जो परसों वाली क्लास है, राउल्स लॉ, फिर चैप्टर। आओ तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। समझना, तो हम देखेंगे, बहुत ही मोटा हो गया भाई, हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी। एक्स बी और एक्स ए में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे भी, और अपन सॉल्व भी करेंगे। तो देखो बहुत बार काम आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है 1। तो हम यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। बस यही रिलेशन है।
लेकिन हमको प्रूव करना है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बचपन में पढ़ा होगा ना, हैं? अब बचपन से हाँ लेफ्ट हैंड राइट और वो दूसरा अब बचपन में पढ़े थे, अब 55 पे हो गए, तो सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। आओ एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 कैसे होता है ये देखते हैं। तो एक्स ए हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू 1। आ जाइए यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी एलसीएम, इसका डिवाइड करोगे तो ये उतर आएगा। ओ इसका ये गया एन ए बी, तो सिर्फ आ जाएगा एन ए। तो अरे तो ये देखो इसका डिवाइड इसमें होगा, जो आंसर आएगा ऊपर इंटू होगा, ऐसी गांव वाले तो ऐसी पढ़ते हैं। तो इसका डिवाइड इसमें किए तो 1 आया, अब 1 का इंटू ऊपर में तो यही आ गया। अब इसका डिवाइड इसमें, अब इसका डिवाइड इसमें तो 1 आएगा, 1 का इंटू यहाँ तो एन बी आ जाएगा। मतलब इधर का इक्वल टू उधर का, तो ये इधर का इक्वल टू उधर। हाँ जो भी तो तुम मैथ की हो, अच्छा दिमाग लगा पाती हो। नोट हो गया, कर लो। क्वेश्चन है अपना कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 फार्मूला है, C2H6O2 इसका फार्मूला है। इन आ सॉल्यूशन कंटेनिंग solution containing 20% by mass ethylene glycol। करो मोल कहाँ निकाले ये बताओ। पगला मोल रखो, तुमने डायरेक्ट वेट ही ठोक दिया। मैं क्या बोला था बच्चे गलती करेंगे, क्या बोला था बच्चे गलती करेंगे। अब आ जाओ इधर, हेलो इतने टैलेंटेड हो तो पहली बार बन जाता, आ जाओ। अरे सॉरी धोखे से पता गलती से सही निकल गया। आओ देखते हैं, ठीक है। देखो यदि अपन इसका सलूशन देखेंगे ना तो क्या बोल रहा है, अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल। तो हमको एक्स एथाइलिन ग्लाइकोल कैलकुलेट करना है। यदि एक्स इथाइलिन ग्लाइकोल करना है कैलकुलेट, इसका मतलब एन इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन एन इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस एन वाटर। सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन, मतलब सॉल्यूशन मतलब पानी लेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या बोला है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब कि 80% वाटर। 20% एथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब कि 80 ग्राम ये 20 ग्राम ये। इसका यदि आप मोल निकालोगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 80 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 18। कितना आएगा 20 चौको 80, 20 चौको 80, 20 से कम 4.4, ये आ जाएगा 4.4। अब इसका निकालो मोल, तो 20 अपॉन 6
62 कितना आएगा 1/3 0.3, हाँ कुछ ऐसे आएगा 0.31 क्योंकि 20 का इंसी 3 1/3 आए ये पॉइंट, हाँ ना, इसका आएगा 0.3। आ जाइए अब यहाँ रख दो फार्मूले में, तो एथाइलिन ग्लाइकोल का कितना आया 0.3, एथाइलिन ग्लाइकोल का 0.3 प्लस 4.4 मतलब 0.3/4.7, तो x = आ जाएगा 0.3 मतलब कि 3/47, 0 पॉइंट एक और 0 0 5 3 15 पक्का 0.07 कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, जो मोल फ्रैक्शन है वो आपके मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज तीनों को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट पॉइंट देखो लिखवाया था वहाँ पे, जो मोल फ्रैक्शन है तो मतलब मोल, अब यदि वहाँ पे परसेंटेज का वॉल्यूम दे देता ना, मतलब मोल फ्रैक्शन से आप इन तीनों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml और 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। यहाँ पे एक और लिख दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुम लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत बार एग्जाम में आता है, क्या बोलो बोलो क्या, हाँ हाँ कहीं सुनाई दिया थोड़ा थोड़ा। टेम्परेचर डिपेंडेंट नीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स होती है ना, तो लिख दो टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि जितनी भी कंसंट्रेशन की यूनिट है और जहाँ जहाँ वॉल्यूम है वो सब किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। क्लियर, चलिए अब इसके बाद देखते हैं मोलैरिटी। मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। चलिए अपन ना इस फार्मूले को थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। उई एक कलर, एक पहले पेन आती थी एक कलर की, उसको पहले लिख दो, किसी टॉर्च से देखो तभी दिखता था। क्या आता था ना पहले वो, उसमें जब वो उसी की लाइट से जल दिखता था। मैं हेलो हेलो मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। चलिए अब ना मैं, यदि वैसे तो हमको ऐसा लगता तुम सबको आता ही है, फिर भी मैं थोड़ा एक बार अपने स्टाइल में बता देता हूँ जो मैं बताया करता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई बीकर है, इसमें भरा हुआ है क्या 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 सॉल्वेंट, किसी ने बोला, अरे दादा क्या भरा हुआ है इस पे, इसमें भरा हुआ है 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाइए, अब मैंने क्या किया, इसमें क्या डाला, n मोल ऑफ सॉल्यूट। यस, मैंने कल बताया, पहले वाले में मैंने क्या बोला था, कल बोला था ना, हाँ तो ठीक है।
चलो अब देखो अपन बोलेंगे, यदि हम इसके लिए मोलरिटी की बात करें सबसे पहले, तो हमारा कैपिटल M यानी कि मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना लीटर में। अच्छी राइटिंग लिख दिया यार, है ना, अभी तक का सबसे अच्छा। ठीक है, अब कैपिटल M इक्वल टू N अपॉन V लीटर। ठीक है, तो कैपिटल M, N क्या होता है, मोल, तो मोल क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपॉन V लीटर में। अब इस V को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो तो ऊपर क्या हो जाएगा, अपॉन V ml। ये था मोलरिटी। पहुंच गई, ज़्यादा पढ़ा दिए क्या। चलिए, एक सॉल्यूशन है 40 ग्राम NaOH डिज़ोल्व इन, बोलो कितना बोलने वाला हूँ, बोलो बोलो बोलो, डिज़ोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द, बोलो आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट द मोलरिटी। आंसर आ जाएगा मोलरिटी इक्वल टू, ये वाला मैं करवा दूँ, बाकी तुम लोग कर लेना। हाँ ठीक है ना, वेट दिया है 40 ग्राम, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, वॉल्यूम ये 1000, वॉल्यूम दिया है 500, ये से ये कटा तो आ गया आंसर 2। MP बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, इसलिए करवा देता हूँ। MP बोर्ड में यदि MP बोर्ड वाले बहुत ज़्यादा पंखा फैलाते हैं ना न्यूमेरिकल जाने के लिए, तो बेचारे यहाँ तक जा पाते हैं, मतलब बहुत हिम्मत करके यहाँ तक जा पाते हैं। वैसे तो वहीं पे रह जाते हैं मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन, CBSE का भी आता है। CBSE वाले तो, उनको CBSE वालों को लगता है कि हमको एक न्यूमेरिकल देना है तो हम बैंडी बजा के मानेंगे। वो मतलब MP बोर्ड वाले के देखो दोनों डिफरेंस क्या है, MP बोर्ड वाले ये सोचते हैं कि अरे यार कैसे भी निपटे, और CBSE वाले ये सोचते हैं यार कैसे भी निपटाएं, दोनों का। हाँ चलिए, ये करो, ये करके दिखाओ, अभी कहाँ हुआ है, ये करके दिखाओ। ये क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। रुक जाओ तो करने तो दो बच्चों को, अब तुम टैलेंटेड हो इसका मतलब थोड़ी कि सबको परेशान करोगी। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में मैं तब तुम लोगों का टैलेंट मानूंगा कि सिर्फ इतने में करके दिखाओ, इस जगह में 5 पूरा बताओ ना, ऐसे में थोड़ी आएगा 1/32। तो क्या इसको अपन यहाँ करेंगे, यहाँ मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन Vml। वेट गिवन है कितना, 5 ग्राम, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना 40, 1000 अपॉन कितना 450, 8 बार जाएगा, ठीक है, और 0 से 0 मतलब कि 100 अपॉन 8 इंटू 45, 5 से काटो तो 5 दूना और 5 9, 8 इंटू 9 है ना, ये हो जाएगा क्या, मोलरिटी 20 अपॉन 72, 10/36।
10/36 मतलब कितना? मैं बता दूं कितना आएगा? हाँ, ये हो जाएगा 0.27 आंसर। मैं तो इसी को मान लिया। ये हो गया मोलैलिटी तक। अब अपन यहाँ से आ गया मोलैलिटी। अब मोलैलिटी अभी अपन पढ़े नहीं हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे मोलैलिटी। जैसे तुम लोग लगे कि अब बस क्या मोलैलिटी, आओ ना अपन यही समझाते हैं ना मोलैलिटी। हेडिंग डाल दो पहले, मोलैलिटी लिख दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इसके अंदर एक चीज और लिख दोगे, क्या बोलो? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। काहे नहीं करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा? वॉल्यूम नहीं है ना? अरे नहीं है ना, तो ये तो बोला। हाँ, वॉल्यूम नहीं है इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। लिख लिया? स्मॉल m मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। चलो, इजी है ये भी। देखो, स्मॉल m से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो बस वो ये भी सेम, एक अपन क्या लेंगे, एक भी कर लेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, अपन ने इसमें क्या किया इस बार, 1000 ग्राम या इसी को बोल सकते हो 1 kg क्या लेंगे इस बार, सॉल्वेंट। क्या लेंगे? सॉल्वेंट। और हम यहाँ मिलाएंगे क्या, सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो बस n मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो बस मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं पहले, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। चलो, तो इसको ऐसे लिख देंगे, मोलैलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट WA इन kg। तो मोल को लिख दो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और 1 अपॉन WA इन kg। इसको ना 1 को किस में कन्वर्ट कर दो, kg को ग्राम में। तो मोलैलिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन WA इन, ये हो जाएगा अपना मोलैलिटी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करो और क्या नोट कर लिए। ये लो क्वेश्चन नंबर 3। ये 12th सॉल्यूशन।
मैं बोला था ना मोल कॉन्सेप्ट 40% सोल्यूशन, इसलिए सोच रहा हूँ आज ये वाला खत्म हो जाए तब सीधे वाइपर प्रेशर, बहुत मज़ा आएगा। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। इसमें खड़े होकर पढ़ाऊँ, ज़्यादा बड़ा। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। वाओ, बेंजीन का फार्मूला सबको पता है, C6H6, मॉलिक्यूलर मास कितना 70, लो ना। हाँ नहीं, मैं तो झूठ बोला था। अभी जोड़ूंगा ना 72 में 6 जोड़ूंगा ना, 12 से 72 और 6 78, 78 आ गया आंसर। लो, अब क्या था, हाँ मैं यहीं पर सॉल्यूशन करवा दूं क्या इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम, कोई बात नहीं। तो अब देखेंगे अपन यहाँ पे मोलैलिटी में वेट कितना गिवन है, 2.5 ग्राम। किसका, एथेनोइक एसिड, तो इसका 12, 1 फिर 12 फिर 2 का 32 फिर 1, तो 12 दूना 24, कहाँ 3 है, हाँ तो 12 दूना 24 और 4 28, 29, 30 और 60। वेट 75। अरे तो कर लिए हो तो हमसे काहे पूछ रहे हो। ये लो, सुनो, ये गया तो ये गया, अब 25 टाइम 75, ये होगा 100 अपॉन 180, 0 से 0, 10/18, 5/, पॉइंट, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी या मोल पर ग्राम। आ जाइए 4th नंबर, गलती नहीं है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, C6H6 क्वेश्चन ये पूरा। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे ना, जिसका मास उसका, दोनों का निकालना है ना, पहले बेंजीन का फिर उसका, तो जिसका निकालना उसका अपॉन टोटल। सर अगर जैसे मैं वही क्वेश्चन उसमें मोलैलिटी में तो उसका आंसर बन जाएगा। सबसे पहले अपन देखेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6, तो बेंजीन का मास कितना गिवन है 78 कहाँ से, 22 प्लस 122 इंटू, मैंने सॉल्व किया, आ गया कितना कितना आएगा 144 इंटू, अब तो बोल दो, इतना भी नहीं कर पा रहे हो, कितना, अरे मेरे को पता है, चेक कर रहा तुम लोगों को। ये वाला बताओ कहाँ गया, ये तो बेंजीन CCl4 का
तो मास, अच्छा एक काम करो, मास परसेंटेज आप दोनों सोल्यूशन है तो 100 माइनस 15.27 से भी आ जाएगा कितना 87 पॉइंट 84.72 अभी वही तो 84 ही तो लिखा था अभी। हाँ क्वेश्चन लिख लो, घर में कर लेना सोल्यूशन इसके आगे का पन्ना, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना अभी। फिफ्थ करवा तो दिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30। अरे फिफ्थ भी तो बचा है, ए जल्दी जल्दी मत करो, क्वेश्चन छूट रहे हैं। आंसर क्या है इसका? इसके फिफ्थ में क्या करोगे देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4। कुछ नहीं, ये जितना परसेंट है उसका मास हो जाएगा बेंजीन का, बाकी 70 ग्राम किसका CCl4 का। तो एक ही इसका अपन पहले क्या निकाल लोगे, बेड से मोल निकाल लोगे, फिर मोल को मोल फ्रैक्शन वाले में लिख के मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है इसका? हाँ ए वाले